हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आज जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो पूरा जियोग्राफी पे बेस्ड है। लेट्स बिगिन। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर विच रिवर। भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाई जाएगी। देखिए, इंग्लिश हिंदी के कंफ्यूजन में मत रहिए। ये इंग्लिश में है तो जिन्होंने इंग्लिश में ज्वाइन कर रखा है उनको ये ना सिर्फ क्वेश्चन बल्कि क्वेश्चन आंसर और उसका डिटेल सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम में से प्रोवाइड करवाते हैं। जिन्होंने हिंदी में ज्वाइन कर रखा है उनको हिंदी में ज्वाइन मटेरियल सेंड करते हैं। और आपको ये हिंदी में भी बताया जा रहा है, भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाई जाएगी। तो ये हिंदी इंग्लिश का छोड़ दीजिए। केंद्र सरकार ने देश की अभी रिसेंटली पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट के इसके कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे बनाई जाएगी। आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे ये भारत की पहली है जो ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल है। और ये लगभग 34 किलोमीटर लंबा जो 4 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। इसमें नदी के नीचे ट्विन ट्यूब शामिल होगी। इसमें जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मोड है उससे इसको डेवलप किया जाएगा। इसमें 2 पैरेलल में टनल होंगी जिनमें रोड और रेल ट्रैफिक दोनों आसान और अच्छे से जो एक हाई कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में मूवमेंट को आसान तरीके से वहां से चल सके, इसके लिए डिजाइन किया गया जाएगा इसको। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे सी इसका करेक्ट आंसर। विथ रेफरेंस टू सुबनसिरी रिवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुबनसिरी नदी के बारे में ये इन पे निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। सुबनसिरी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। यह इट ओरिजिनेट्स इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। इट जॉइंस द ब्रह्मपुत्र इन असम और ये असम में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। देखिए ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे ये कॉरपोरेशन के द्वारा ये कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एनएचपीसी लिमिटेड के द्वारा ये प्रपोज किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है उसमें। अब इसमें सुबनसिरी है, सुबनसिरी ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। असम के लखीमपुर जिले में जमुरी घाट से एंट्री करती है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पहला तो सही है कि इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। इट ओरिजिनेट्स इन अरुणाचल प्रदेश। ये असम के लखीमपुर जिले में जमुरी घाट से एंट्री करती है और ये जो तिब्बती पठार है, तिब्बती पठार जिसको माउंट पोरम या कांगिर ग्लेशियर है उसके पास से निकलती है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसको नापो एरिया है वहां पे भारत में आती है अरुणाचल प्रदेश। इट जॉइंस द ब्रह्मपुत्र इन आसाम। ये असम में ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है उसमें मिलती है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश की जो मिरी हिल्स है वहां से होके आती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स शेयर ए लैंड बॉर्डर विथ बांग्लादेश। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जो जमीनी बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर वो शेयर करता है। देखिए अभी रिसेंटली अमेरिका ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ट्रेड पैक्ट को लेके बांग्लादेश के साथ में, और ये चर्चा में भी है। अब इसमें से कौन कौन से राज्य, तो बांग्लादेश के साथ जो राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नागालैंड ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है पश्चिम बंगाल के साथ।
चाहे रिवीजन करना हो, रिवीजन तो आप भी कर रहे होंगे और हम भी आपको अब रिवीजन शुरू करवा रहे हैं। ये रिवीजन का ही पार्ट चल रहा है क्योंकि ज्योग्राफी का फुल लेंथ टेस्ट में भी काफी क्वेश्चन कवर हुए हैं और ज्योग्राफी के अलग से भी टेस्ट हुए हैं। आगे भी आपको एक दो टेस्ट ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज में आपको इसका पीडीएफ वगैरह, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सब प्रोवाइड हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू द रावी रिवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रावी नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पे गौर कीजिए। इट इज वन ऑफ द ईस्टर्न रिवर अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। यह सिंधु जल संधि के तहत जो पूर्वी नदियां हैं उनमें से एक है। और हमसे पूछा है करेक्ट। देखिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि रावी नदी जो 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी है उसके तहत पूर्वी नदियों में से एक है। ये जो पूर्वी नदियां हैं वो कौन सी है? सतलज और व्यास है। सतलज और व्यास। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इट फ्लोज ओनली थ्रू इंडिया। रावी नदी सिर्फ भारत में ही होकर बहती है या सिर्फ भारत में बहती है? नहीं, ये भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है। जम्मू कश्मीर और पंजाब से गुजरने के बाद फिर ये लाहौर में एंटर करती है, लाहौर पाकिस्तान में। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही बहती है। दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। करेक्ट कौन सा है ये बताना है। बाउंड्री लाइन है इधर और ये कंट्री सेपरेटेड। कौन से देश अलग हैं ये बाउंड्री लाइन के थ्रू? डूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये आजकल सबसे ज्यादा चर्चा का टॉपिक है। डूरन लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसको नहीं मानता है। रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन ये भारत और पाकिस्तान, ये सही है। मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना, तो ये तीनों ही सही करेक्ट मैच कर रहे हैं। India's first red tabletop road markings to protect wildlife have been introduced on which highway passing through the वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। हमसे पूछा है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से गुजरने वाला ये जो हाईवे है इसके किस घाट सेक्शन पर वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए भारत की ये पहली रेड टेबल टॉप रोड मार्किंग शुरू की गई है। ये फॉरेस्ट हाईवे है इसलिए यहां पे ये टेबल टॉप रोड मार्किंग शुरू की गई है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां पे है? ये मध्य प्रदेश में है। और ये कौन सा हाईवे है? ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहल है जो ये 2 किलोमीटर का घाट सेक्शन है इसको कवर करता है। पहले इसका नाम नौरादेही सेंचुरी हुआ करता था, अभी रिसेंटली नौरादेही को बदल के और इसका नाम ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किया गया है NH45 इन मध्य प्रदेश। वाइल्ड लाइफ मूवमेंट में कोई रुकावट नहीं आए इसके लिए कई बार क्या है, हाईवे हो या रेल हो, अगर वो किसी फॉरेस्ट से रिजर्व से होके गुजरता है, नेशनल पार्क से, वहां से आसपास, तो क्या है जो एनिमल है उसमें रहने वाले, चाहे नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, तो वहां के जो जानवर हैं वो मूवमेंट करते हैं तो कई बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रख के उनका मूवमेंट चलता रहे, उनको शोर कम हो, उनको डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए ये बनाया जा रहा है NH45 मध्य प्रदेश। द सिंटेक्सियल बैंड्स ऑफ हिमालयाज अकर नियर विच 2 पीक्स। हिमालय का जो सिंटेक्सियल बैंड है किन 2 घाटियों के पास होते हैं? ये जो सिंटेक्सियल बैंड है ये कहां पे है, कौन सी घाटियों के पास है? देखिए अब पश्चिम और पूर्वी छोर पे, पश्चिमी और पूर्वी छोर पे हिमालय अचानक सी साउथ की ओर मुड़ा हुआ है, साउथ की ओर, और जो साउथ की ओर मुड़ जाता है उसी को सिंटेक्सियल बैंड कहते हैं। पश्चिम मोड़ ये नॉर्थ वेस्ट में है, नंगा पर्वत के पास, नॉर्थ वेस्ट में नंगा पर्वत के पास में है, और जो इसका ईस्टर्न मोड़ है उत्तर पूर्व में, ये नामचा बरवा। तो इसका जो पश्चिमी है वो उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत और उत्तर पूर्व में नामचा बरवा, और यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी खाई से होकर भारत में आती है। द
ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को सबसे अच्छा कैसे बताया जा सकता है, इसको कैसे सबसे अच्छा डिस्क्राइब किया जा सकता है, ये पूछा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये उत्तरी भारत पे इसका असर होता है, जिससे इस बारिश वगैरह गरज के साथ कई बार हैवी बारिश वगैरह। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम है जो भारत के बाहर से शुरू होता है और पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है, जिससे जो भारतीय सबकॉन्टिनेंट है उसका जो उत्तरी हिस्सा है उसमें बारिश बर्फबारी तूफान वगैरह आते हैं, खास करके सर्दी के मौसम में, सर्दियों के शुरुआती जो है उस मौसम में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी या कैस्पियन सागर के ऊपर से होते हैं ये, और ये कब बनते हैं, जब ठंडी जो पोलर विंड्स है, जो ठंडी पोलर हवा है, ये नमी वाली हवा के साथ मिल जाती है, जिससे लो प्रेशर सिस्टम बनता है, तब ये क्रिएट होता है। और इसमें जो इंडिया का इससे प्रभावित क्षेत्र हैं वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इनमें असर होता है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत सी इसका करेक्ट आंसर है। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने वाला एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम। डॉनबास एंड डोनेट्स्क रीजन्स ऑफन सीन इन न्यूज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ज्योग्राफी के रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो भी इसमें कवर किया गया है, क्योंकि अदरवाइज तो आप लोग देखेंगे कि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड हो जाता है, लेकिन ये करंट अफेयर्स जो ज्योग्राफी के हैं उसमें से संबंधित है, तो वो क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए हैं। डोनेट्स्क यूक्रेन के उन 4 यूक्रेनी इलाकों में से है जिन पे रूस ने 2022 में कब्जा करने का दावा किया था। डोनेट्स्क यूक्रेन है, ये डोनेट्स्क को यूक्रेन का हिस्सा मानता है, रूस डोनेट्स्क को अपनी हिस्टोरिकल जमीन का हिस्सा मानता है। और जो डोनबास है, डोनबास ये कोल रिच एरिया है, कोयला समृद्ध है दोनों ही पूर्वी यूक्रेनी इलाके में, डोनेट्स्क और जो लुहांस्क है, जिनसे मिलकर डोनबास बनता है। तो डोनबास किससे बनता है, डोनेट्स्क और लुहांस्क को मिला के जो एरिया है उसको डोनबास कहते हैं। और ये कभी यूक्रेन का इंडस्ट्रियल हार्टलैंड हुआ करता था, यहाँ पे नदियां या इंसानों की बसाई हुई कई चीजें हैं, नहर वगैरह, और जो ओजोव सागर है उससे जुड़ा हुआ है, ये उपजाऊ खेती की जमीन है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे है, इसीलिए ये एरिया पे रसिया का इतना इंटरेस्ट है। और रूसी सैनिकों ने लगभग पूरे लुहांस्क इलाके पे कंट्रोल कर रखा है। डोनेट्स्क का भी सिर्फ 70%, डोनेट्स्क का 70% हिस्से पे कब्जा कर रखा है। तो ये रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इसकी वजह से चर्चा में है। बसंतर रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। बसंतर नदी जो हाल ही में खबरों में थी, ये किस नदी की सहायक नदी है। बसंतर ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें कई हीरोज थे, जिनमें एक थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, और उन्हीं को लेके अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी 21, ये पिक्चर आई थी 21, और इसका संबंध किससे है, जो 1971 में बांग्लादेश बना, भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ, उनमें से कई शहीद हुए, कई हीरो थे हमारे आर्म फोर्सेज के, उनमें से एक थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, और उन्हीं की बहादुरी को लेके था ये, और इसीलिए ये अभी चर्चा में है। बसंतर की लड़ाई, बैटल ऑफ बसंतर, और इसको कई बार सकरगढ़ की लड़ाई के नाम से पूछ लिया जाता है, कई बार बारापिंड की लड़ाई के नाम से भी पूछ लिया जाता है। ये 4 से और 16 दिसंबर, शुरुआत यहीं से की थी पाकिस्तान ने, 4 से और 16 दिसंबर 1971 के बीच लड़ा गया था। और जो रावी और चेनाब नदियां हैं उनके बीच में है ये सकरगढ़ बल्ज में, एक तरफ है इसके रावी रिवर और एक तरफ है इसके चेनाब रिवर, और इसके बीच में है ये
सकरगढ़ बल्ज बोलते हैं इसको, सकरगढ़ बल्ज। और भारतीय सेना ने यहाँ पे दुश्मन की गोलाबारी के बीच में काफी भारी माइंस वाली जो बसंतर नदी थी उसको पार कर लिया था। और बसंतर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी। बसंतर ये रावी नदी की एक सहायक नदी है और यह भी चर्चा में था। सी इसका करेक्ट आंसर है। रोउमारी, द रोउमारी डोंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, रोउमारी डोंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। हाल ही में खबरों में रहा रोउमारी डोंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स भारत के किस राज्य में है? असम में है ये रोउमारी और डोंडुआ वेटलैंड, और इसको रामसर साइट डेजिग्नेशन प्रपोज करने के लिए ये इसकी शुरुआत की है, इसको रामसर साइट प्रपोज किया जाए। 20 का करेक्ट आंसर है। ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअली जो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर है। लाओ खोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें है। जो लाओ खोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है काजीरंगा टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है। आसाम में जो काजीरंगा है उसी का। विथ रेफरेंस टू द इंडियाज थोरियम रिजर्व्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के थोरियम रिजर्व के बारे में, इंडिया हैज बीन डेवलपिंग ए 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम विथ थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स बीइंग ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ 3rd स्टेज। भारत 3 स्टेज वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है जिसमें थोरियम बेस्ड रिएक्टर तीसरे स्टेज का एक जरूरी हिस्सा है। तो ये सही है। छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश अकाउंट फॉर ओवर 70% ऑफ इंडिया थोरियम रिजर्व। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भारत के 70% से ज्यादा थोरियम रिजर्व है। ये सही नहीं है। केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बड़े थोरियम डिपॉजिट हैं, थोरियम रिजर्व हैं। और अगर 70% की बात करें तो 70% केरला प्लस ओडिशा, ये मिलकर भारत का 70% से ज्यादा थोरियम का भंडार है यहां पे। इसमें केवल पहला ही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लिंक्ड टू उमंगोट, उमंगोट रिवर दैट इज नोन फॉर इट्स क्रिस्टल क्लियर वाटर एंड वाइटल टू लोकल टूरिज्म। इनमें से कौन सा राज्य उमंगोट नदी से जुड़ा है जो अपने साफ पानी के लिए जानी जाती है, लोकल टूरिज्म के लिए भी ये काफी फेमस है। देखिए उमंगोट नदी ये बहुत ज्यादा पहले काफी गंदी हो गई थी ये, और उसके बाद से लोगों की चिंता बढ़ी है इसको लेके। और ये कहां पे है? मेघालय में है। मेघालय का जो वेस्ट जेतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट है उससे होके बहती है और सर्दियों में इसका साफ पानी इसके किनारे जो डॉकी है उन इलाकों को राज्य का टॉप टूरिज्म अट्रैक्शन में भी बनाता है। नदी अपने साफ पानी के लिए जानी जाती है ये, लेकिन अभी रिसेंटली इसकी जो एक रिपोर्ट आई है उसमें ये काफी ज्यादा इसको गंदा बताया है, तो ये चर्चा में था। नॉर्थ ईस्ट का एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। गोगाबील लेक रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज इंडिया 94th रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। गोगाबील झील जिसे हाल ही में भारत की 94वीं रामसर साइट के तौर पर चुना गया था, ये किस राज्य में है? गोगाबील झील ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है और ये एक नेचुरल बनी हुई है। और ये कहां पे है? कटिहार, बिहार में है, बिहार के कटिहार जिले में। क्रिसमस आइलैंड रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। क्रिसमस आइलैंड गूगल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, गूगल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ क्लाउड डील साइन करने के बाद में ऑस्ट्रेलिया के जो एक फार इंडियन ओशियन है उसमें क्रिसमस आइलैंड पे एक बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर बनाने का प्लान बना रहा है गूगल का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। गूगल का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ये जो इंडियन ओशियन है
इसका जो ऑस्ट्रेलियाई कोस्ट है वहां पे ये क्रिसमस आइलैंड बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर के लिए प्लान कर रहा है गूगल। क्रिसमस आइलैंड हिंद महासागर में ये मौजूद एक ऑस्ट्रेलिया का बाहरी इलाका है जो जावा से लगभग ये पड़ता है 350-400 सदन में, और ऑस्ट्रेलिया की जो मेनलैंड है वहां से भी ये 1000+ किलोमीटर पड़ता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये 1643 में 1643 में क्रिसमस के दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन थे विलियम माइनर्स, उन्होंने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसका नाम क्रिसमस आइलैंड है, क्योंकि इसकी खोज ये क्रिसमस के दिन की थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्टन था विलियम माइनर्स। इंडियन ओशन नहीं पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया होगा इसका करेक्ट आंसर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लाइक चूखा, ताला, पुनात सांगचू फर्स्ट और सेकंड, ये कहां है? ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। चूखा, ताला और पुनात सांगजू फर्स्ट और सेकंड, ये कहां पे है? अभी रिसेंटली ये जो चारों प्रोजेक्ट्स हैं, चूखा, ताला एंड दिस वन, ये चारों प्रोजेक्ट भारत बना रहा है। और कहां पे? भूटान में बना रहा है। भारत इसमें मदद कर रहा है भूटान में ये प्रोजेक्ट्स बनाने में, और ये जल्दी ही चालू होने की उम्मीद है। सारंडा फॉरेस्ट नॉन एज एशियाज लार्जेस्ट साल, Saranda forest, also known as Asia's largest sal forest and called the land of 700 hills, is located in which Indian state? सारंडा जंगल, जिसे एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल और 700 पहाड़ियों की जमीन कहा जाता है, ये भारत के किस राज्य में है? पहले तो ये चर्चा में क्यों है? वाई इन ये सारंडा फॉरेस्ट? अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को इकोलॉजिकली रिच है ये झारंडा जंगल, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। झारखंड में सारंडा जंगल एशिया का सबसे बड़ा ये सोरिया रोबोस्ट जिसे कहते हैं साल का जंगल है, जो लगभग 800-900 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, और इसको 700 पहाड़ियों की जमीन कहा जाता है। ये जंगल छोटा नागपुर जो बायो जियोग्राफी जोन है उसी का हिस्सा है। इसका करेक्ट आंसर आएगा झारखंड। नेपाल शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? नेपाल की सीमा इनमें से कौन से भारतीय राज्य हैं उनसे लगती है? नेपाल की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है भारत में? देखिए, भारत में 5 राज्य हैं जिनके साथ ये इसकी सीमा लगती है नेपाल की, और वो हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इनका बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ में। The Siliguri corridor recently seen in news lies between which of the following rivers? सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये काफी चर्चा में रहता है। अभी इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्म फोर्सेज ने रिसेंटली स्ट्रेटेजिकली जो ये इंपॉर्टेंट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसके पास में अभी 3 नए गैरिशन बनाए हैं। 3 नए गैरिशन बनाए हैं, इसीलिए ये चर्चा में है। और बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद में यहाँ चीन की एक तरीके से मौजूदगी बढ़ने को लेकर चिंताएं थी, और उसी को लेके यहाँ पे 3 नए गैरिशन बनाए हैं, इसलिए ये चर्चा में है। ये तीस्ता और महानंदा इन 2 नदियों के बीच में है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। विथ रेफरेंस टू द गिवन कॉपर बेल्ट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, और कौन से करेक्टली मैच कर रहे हैं? ये कॉपर बेल्ट दे रखी है, इनको मैच करना है।
कॉपर है, ये एक लाल नारंगी मुलायम और बहुत लचीला मेटल है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। वो इसकी बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी के लिए जाना जाता है कॉपर को। इसमें इलेक्ट्रिक वायरिंग, पावर ट्रांसमिशन है, प्लगिंग है या फिर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस, इनके लिए ये जरूरी है कॉपर। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन और जो एक डिफेंस का खर्च बढ़ रहा है, इसकी वजह से 2040 तक ग्लोबल कॉपर की डिमांड लगभग 50% बढ़ने का अनुमान है। ग्लोबल कॉपर की डिमांड क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी और डिफेंस, इन तीनों को देख के कॉपर की डिमांड अब बढ़ने वाली है। इसी को लेके चर्चा में है। खेतड़ी बेल्ट है, खेतड़ी बेल्ट ये राजस्थान में है। सिंहभूम बेल्ट है, सिंहभूम ये झारखंड में है। मलाज खंड है, तो इसमें मलाज खंड ये मध्य प्रदेश में है। मलाज खंड छत्तीसगढ़ में नहीं है, मलाज खंड मध्य प्रदेश में है। और ये तीनों ही है जो कॉपर की अपने अपने स्टेट्स में सबसे बड़ी माइनिंग है। यहां पे इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। With reference to the सक्सगाम वैली, consider the following statements. सक्सगाम घाटी के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। सक्सगाम वैली इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट। इसको ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, देखिए सक्सगाम वैली है, ये कहां पे है? अगर हम इसको देखें सक्सगाम वैली कहां है, तो इसके लिए हमें देखना होगा, ये चाइना है ना। फिर इसमें यहां पे है ये सक्सगाम वैली, और ये चाइना का इधर आ जाता है सिंजियांग। चाइना का सिंजियांग प्रोविंस है, यहां ये सक्सगाम घाटी है। और इसको, ये वो एरिया है इसके आसपास का जिसको पाकिस्तान ने बिना किसी से पूछे चाइना को दे रखा है। ये सक्सगाम वैली है, इसके नीचे यहां पे है सियाचिन ग्लेशियर। सक्सगाम वैली, उसके नीचे है सियाचिन ग्लेशियर। और फिर इधर आप देखते हैं तो यहां पे ये गलवान है। फिर ये गलवान के बाद में यहां हॉट स्प्रिंग आ जाता है, और हॉट स्प्रिंग के नीचे ही है ये पेंगोंगसो लेक है। और फिर ये इधर तिब्बत आ जाता है। इधर ये जो एरिया है ये लेह लद्दाख है, लेह। और फिर लेह से आप थोड़ा इधर आते हैं तो यहाँ कारगिल आ जाता है। इधर श्रीनगर है, कारगिल से थोड़ा ये नीचे की तरफ है श्रीनगर। और फिर यहां पे कश्मीर आ जाता है। तो ये तो कारगिल है, ये श्रीनगर है, ये कश्मीर है। और फिर ये इधर नीचे जम्मू आ जाता है। इधर देखेंगे आप ये एरिया, तो ये गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है। ये इसी में सक्सगाम वैली और इसके आसपास का ये काफी बड़ा है गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन। तो ये है, थोड़ा सा आपके ध्यान में रहे सक्सगाम वैली कहां पे है, इसलिए बताया है। और जो गलवान है, गलवान, ये हॉट स्प्रिंग गलवान है ना, इसके ऊपर का जो एरिया है ये है अक्साई चीन, जिसको चाइना ने कब्जा किया था 1962 के युद्ध में। अक्साई चीन ये चाइना कंट्रोल करता है 1962 के वार में, लेकिन ये है हमारा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। सक्सगाम वैली इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सक्सगाम घाटी को ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इट लाइज साउथ ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर इन द लद्दाख रीजन। तो ये जैसे अभी हमने देखा था ये कहां पे है, तो ये सही नहीं है स्टेटमेंट। ये लद्दाख रीजन में नहीं है पहली बात, और दूसरा ये सियाचिन ग्लेशियर के साउथ में नहीं है, ये नॉर्थ में है सक्सगाम वैली।
ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि चाइना यहाँ पे अभी कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है और वो कहता है कि ये उसका है, जबकि भारत ने दोबारा फिर से दोहराया है कि सक्सगाम घाटी इंडिया का एक संप्रभु क्षेत्र का है, उसका हिस्सा है। और 1963 का जो चीन पाकिस्तान सीमा समझौता है उससे भारत का कोई लेना देना नहीं है, भारत उसको मानता भी नहीं है। और इसी को लेके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध किया था जो इसी एरिया से गुजरता है। पहले चाइना ने यहाँ पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट वगैरह एमओयू करके और सीपीईसी बनाया और हम सिर्फ विरोध करते ही रह गए। और हिस्टोरिकली देखा जाए, अगर हम इतिहास के नजरिए से इसको देखें तो ये जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। सक्सगाम वैली जब महाराजा थे उस टाइम पे, जब ये सक्सगाम वैली है जो जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था, तो ये सही नहीं है। इट वाज ceded by the Pakistan to China under the 1963 China-Pakistan boundary agreement which India consider illegal। चाइना अभी यहाँ पे काफी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। विथ रेफरेंस टू देखिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा इस नंबर पे कांटेक्ट करके या फिर वेबसाइट विजिट करके, यहां से आपकी रेगुलरिटी बन जाएगी, रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। और अभी आपको यहां से फुल लेंथ टेस्ट भी और रिवीजन टेस्ट, ये सभी टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे एग्जाम तक। विथ रेफरेंस टू द चाबार पोर्ट, इस टेस्ट में टोटल 50 क्वेश्चन है, 50-60 के आसपास क्वेश्चन है इसमें। विथ रेफरेंस टू द चाबार पोर्ट एंड द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये काफी चर्चा में है। चाबार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। Chabar is Iran's only deep sea port with direct access to the Indian Ocean। चाबार ईरान का इकलौता डीप सी पोर्ट है जिसकी हिंद महासागर तक सीधी पहुंच है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए पहले अमेरिका ने इस पे सैंक्शन लगाई चाबार पोर्ट पे, फिर उसको कुछ हटाया, कुछ राहत दी, और ये ईरान का है इकलौता डीप सी पोर्ट। चाबार जो सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में है, ईरान का इकलौता समुद्री पोर्ट जो सिस्तान और बलूचिस्तान में है, और इसमें जो शाहिद बेहेश्ती हो या फिर शाहिद कलंतरी टर्मिनल हो वो शामिल है। भारत खासतौर पे शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल के डेवलपमेंट में शामिल है। इसके कई टर्मिनल हैं, एक शाहिद बेहिश्ती है और एक शाहिद कलंतरी है। तो जो शाहिद बेहिश्ती है टर्मिनल, उसके डेवलपमेंट का काम भारत ने किया था, उसमें शामिल है। It is a multimodal transport network designed to connect India to Russia and Europe bypassing the traditional Suez Canal route। ये बिल्कुल सही है। जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच में माल ढुलाई के लिए ये लगभग 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल नेटवर्क है। और मल्टी मॉडल मतलब इसमें जहाज, रेल और रोड, जहाज, रेल और सड़क तीनों शामिल है। और इस पे एग्रीमेंट हुआ था, अगर आपको जानकारी हो तो, जो G20 समिट हुई थी उस टाइम पे इसमें ये एमओयू साइन हुआ था, जब भी इस पे हामी हुई थी कि हाँ ये बनाया जाएगा। तो ये भी करेक्ट है। द पोर्ट ऑफ G20 समिट जो भारत में हुआ था, The port of Chabar is geographically located on the Persian Gulf, making it a strategic alternative to the port of Gwadar। चाबार ऐसा नहीं है, चाबार ओमान की खाड़ी में है, फारस की खाड़ी में नहीं है। चाबार पोर्ट है, ये पर्शियन गल्फ में नहीं है, ये ओमान की खाड़ी में है, तो ये सही नहीं है। ये वास्तव में सही है, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का एक स्ट्रेटेजिक विकल्प है, लेकिन ओमान की खाड़ी में इसकी लोकेशन जहाजों को जो हॉर्मुज की संवेदनशील स्टेट है उसको बाईपास करने की परमिशन मिलती है यहां से, तो ये पर्शियन गल्फ में नहीं है। द रिसेंटली इनॉग्रेटेड शॉक टनल इज लोकेटेड इन, हाल ही में शुरू की गई शॉक टनल कहां है? अभी रिसेंटली ये उद्घाटन किया है
एक स्ट्रेटेजिक बॉर्डर इंफ्रा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री, उन्होंने ईस्टर्न लद्दाख में शॉक टनल का। The Subansiri Lower Hydel project recently in news is located at which of the following borders? सुबनसिरी लोअर हाइडल प्रोजेक्ट जो हाल ही में खबरों में था, इनमें से किस बॉर्डर पर है? ये सिक्किम पश्चिम बंगाल बॉर्डर। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने सुबनसिरी लोअर हाइडल प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटाने के लिए जो जंगल की जमीन है उस पे मौजूद एसेट्स को कोलेटरल के तौर पे इस्तेमाल करने के एनएचपीसी के प्रपोजल को अभी रिसेंटली ठुकरा दिया है। जो एनएचपीसी है वो चाहता था कि इस जमीन को एज ए वो कोलेटरल के तौर पे यूज करे, लेकिन जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने इसका प्रपोजल ठुकरा दिया है। ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी सुबनसिरी नदी पे है ये प्रोजेक्ट। अरुणाचल प्रदेश आसाम बॉर्डर पर गेरू का मुख में है ये। अरुणाचल प्रदेश आसाम बॉर्डर पे गेरू का मुख है, वहां पे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश आसाम। अच्छा, ये कर दिया क्या? बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज फ्रीक्वेंटली इन न्यूज इज स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ। हॉर्मोज स्टेट जो अक्सर खबरों में रहता है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इट कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान। ये ईरान ने ओमान की खाड़ी में 6 मिलियन लीटर स्मगलर किया हुआ ये डीजल ले जा रहा है, विदेशी तेल टैंकर है, इसको जब्त किया था, इसलिए चर्चा में था। और दूसरा, अभी ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, हॉर्मोज जलडमरू मध्य, ये अभी भी चर्चा में है। अभी इंडियन के तो कुछ जो जहाज हैं उनको परमिशन मिली है, बाकी कई देशों को अभी भी परमिशन नहीं है वहां से। तो ये चर्चा में है। ओमान की खाड़ी है, ये अरब सागर के नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा होता है और हॉर्मोज जलडमरू मध्य के जरिए हिंद महासागर को फारस की खाड़ी से जोड़ने वाला एक जरूरी समुद्री गलियारा बनाता है। ये हॉर्मोज जलडमरू मध्य के जरिए ही फारस की खाड़ी तक पहुंचा जाता है, जिससे दुनिया में तेल और एलएनजी का जो ट्रेड है वो चलता है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज काफी बड़ा यहां से तेल और एलपीजी का ट्रेड होता है, जिसे बंद कर दिया था अभी ईरान ने। द रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। हाल ही में खबरों में रहा रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर है? एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या कोई प्रोजेक्ट का क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर पुलिस ने मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ये बताया है कि जो आप किश्तवाड़ में बना रहे हैं ये प्रोजेक्ट 850 मेगावाट का, ये रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और इसको मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बना रहा है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी रिसेंटली इसको बताया है MEIL को कि भाई आपके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं इनमें से 29 लोग वो हैं जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है और वो मिलिटेंट है, तो आप इनसे क्यों काम करवा रहे हैं इस प्रोजेक्ट का। इसको लेके ये चर्चा में था। चेनाब नदी पे है ये जम्मू कश्मीर में, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में द्राबशाला जगह है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में द्राबशाला, और उसके पास चेनाब नदी पे है ये। विथ रेफरेंस टू द चागोस आइलैंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये दीज आर द सदर्न मोस्ट आर्चिपेलागो ऑफ द चागोस रिज। ये चागोस लेकाडिव रिज के सबसे दक्षिणी आइलैंड है, तो ये सही है। डिएगो गॉर्सियो इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ चागोस। डिएगो गॉर्सियो चागोस आइलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो एक तो इसमें कि ये चागोस लेकाडिव रिज के सबसे दक्षिणी आइलैंड है, डिएगो गार्सियो चागोस आइलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो यूएस प्रेसिडेंट है जिसको पता नहीं रहता है कि वो कब क्या बोलेगा कब क्या करेगा, उसने
एक डील की को लेके आलोचना की है अभी रिसेंटली, अमेरिका नाराज है इससे। यूके सरकार ने चागोस आइलैंड को मॉरिशस को देने और एक अहम मिलिट्री बेस को वापस लीज पे देने की डील का बचाव किया था यूके ने। तो इसीलिए ये चर्चा में है, क्योंकि यूके सरकार इस आइलैंड को मॉरिशस को दे रहा है और यहाँ पे एक जो उनका मिलिट्री बेस था उसको वापस लीज पे दे रहा है, इसलिए चर्चा में है। डिएगो गार्सियो चागोस आइलैंड ग्रुप का सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे खास भी है क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा मिलिट्री बेस है। ये चागोस आइलैंड चागोस लेकाडी ब्रिज का सबसे दक्षिणी आइलैंड ग्रुप है, जो ये अपना लक्षद्वीप है उसके नॉर्थ में है। लक्षद्वीप आइलैंड के उत्तर में लक्षद्वीप आइलैंड से लेकर दक्षिण में चागोस आइलैंड ग्रुप तक फैला हुआ है ये। विथ रेफरेंस टू द रिवर कोसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिवर कोसी के बारे में इन जो स्टेटमेंट है इन पे विचार करना है। इट इज फाउंड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ सन कोसी, द अरुण कोसी एंड तामुर कोसी। ये सुन कोसी, अरुण कोसी और तमूर कोसी इनसे बनती है। कोसी रिवर की बात हो रही है, तो ये सही है। कोसी बार बार जो इसके तटबंध बाढ़ है इसको रोकने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि ये रास्ता बदलने का रहता है इसका, अक्सर नदी रास्ता बदलती है ये। तो कोसी नदी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो बिहार और नेपाल में बहती है। कोसी नदी ये 3 धाराएं मिलती हैं जब कोसी नदी बनती है, सुन कोसी, अरुण कोसी और तमूर कोसी, और ये सभी नेपाल और तिब्बत के हिमालयन जो क्षेत्र है वहां से निकलती है। कोसी आमतौर पे पश्चिम दिशा में अपना रास्ता बदलने की अपनी आदत के लिए जानी जाती है। बार बार इसमें बाढ़ आती है और जब वो रास्ता बदल लेती है, और इसको बिहार का शौक भी कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट जॉइंस द गंगा रिवर इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि कोसी नदी नेपाल में हनुमान सागर के पास में एंट्री लेती है भारत में। कोसी नदी हनुमान सागर है नेपाल में, वहां से एंट्री करती है भारत में। बिहार में जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट है उसके पास में कुर्सेला है, वहां पे आके गंगा में मिलती है। कुर्सेला, कटिहार डिस्ट्रिक्ट कुर्सेला में गंगा में मिलती है, ना कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। इट इज कॉल्ड सोर ऑफ बिहार ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लड एंड शिफ्टिंग ऑफ कोर्स। ये सही है, रास्ता बदलती है इसलिए इसको बिहार का शौक कहा जाता है। With reference to the Aravalli range, which of the following statement are correct? अभी अरावली रेंज चर्चा में थी, इसीलिए ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है आपको। अरावली रेंज पास थ्रू द गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड एंड्स इन दिल्ली। अरावली रेंज गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से होकर गुजरती है और दिल्ली तक जाती है। ये सही है। अरावली गुजरात से शुरू होती है, गुजरात के बाद में राजस्थान, फिर हरियाणा और फिर राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक जाती है। ये सही है। ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में अरावली पहाड़ी और उसकी रेंज की एक जैसी परिभाषा तय की है कि अरावली और उसकी रेंज उनकी अलग अलग डेफिनेशन नहीं है, और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में जो नए माइनिंग लीज दिए थे उन पे रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। आपने देखा होगा इसको लेके जो स्पेशली जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे उन्होंने काफी राजस्थान में धरने वगैरह, हड़ताल, ये इस तरह के विरोध किया था। हालांकि अरावली या इसका जो माइनिंग जो बेल्ट है उसको आज से नहीं, लगभग पिछले 40 सालों से इसको बर्बाद किया जा रहा है। तो अभी 2 साल पहले कांग्रेस ही थी, लेकिन उस टाइम पे सो रहे थे सब, और अभी ये जो सरकार है ये इनके टाइम पे ये भी वही कर रही है जो पहले से चल रहा था। तो इसको लेकर जब लोगों ने ज्यादा विरोध किया है, जब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरू किया है, ये पिछले 40 साल से। और राजस्थान का देखेंगे तो यहाँ तो वहां पे 5 साल में बदलते रहते हैं, ये इन्हीं दोनों पार्टियों का रहता है। तो ये ज्यादा सीरियस इनमें से कोई भी नहीं है इसको लेके। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे थोड़ा ऑर्डर दिया है तो ये रोक लगाई गई है, ये होना भी नहीं चाहिए। वैसे
अरावली और इसकी जो इस रेंज में जो भी रिवर्स हैं उनमें भी यही माइनिंग की वजह से उन नदियों की भी हालत खराब कर रखी है। तो इसका पहला जो है, पहला बिल्कुल सही है। इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया एक्टिंग एज ए नेचुरल बैरियर प्रिवेंटिंग द ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द थार डेजर्ट। ये इकोलॉजिकल बैरियर के तौर पे काम करता है। राजस्थान में इस माउंटेन रेंज का जो टोटल माउंटेन रेंज है उसका लगभग 2/3 अकेले राजस्थान में है, अरावली का। और ये एक इकोलॉजिकल बैरियर के तौर पे काम करता है जो थार रेगिस्तान को हरियाणा, राजस्थान और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है स्पेशली उसके ईस्टर्न साइड में फैलने से रोकता है अरावली। ये करेक्ट है। इसकी अरावली रेंज है ये नॉर्थ ईस्ट में है, लगभग 692 किलोमीटर। भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है ये। Dulhasti Stage 2 hydropower project recently approved by a panel under the Ministry of Environment is located on which river? Dulhasti Stage 2 अभी पर्यावरण इसमें पूछा हमसे दूलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसे हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के एक पैनल ने मंजूरी दी है, किस नदी पे है? देखिए दूलहस्ती ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है, चेनाब नदी पे ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेगा जो सेकंड फेज चेनाब नदी पे है। दूलहस्ती ये पहले एग्जाम में पूछा गया है कई बार और ये अक्सर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूलहस्ती चेनाब नदी, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन। कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी कहां है? ये नल्लामला हिल्स में है। नल्लामला हिल्स में जो पलानी हिल्स है, दक्षिणी भारत का पलानी हिल्स उसमें है, नल्लामला में नहीं है। ये पलानी हिल्स का पार्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो एस्ट्रोफिजिक्स है वो चलाता है इसको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स वो इसको चलाता है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है और ये भी चर्चा में था। विथ रेफरेंस टू सर क्रीक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सर क्रीक के बारे में, इट इज ए 96 किलोमीटर लॉन्ग टाइडल एस्चुरी विच डिवाइड्स पाकिस्तान सिंध प्रोविंस फ्रॉम गुजरात कच्छ रीजन। ये सही है। सर क्रीक पे अभी रिसेंटली रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि जो विवादित सर क्रीक इलाका है इसमें किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी की तो इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा था जवाब दिया जाएगा, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री बदल दी जाएगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी बदल दी जाएगी। तो ये पहला है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 96 किलोमीटर लॉन्ग टाइडल एस्चुरी, 96 किलोमीटर लंबा टाइडल एस्चुरी है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत को गुजरात के कच्छ से अलग करता है। इट एक्सटेंड इनटू द अरेबियन सी एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फिशिंग जोन इन द सब कॉन्टिनेंट। सर क्रीक गुजरात के कच्छ के रण और पाकिस्तान के बीच में, और इसका नाम ब्रिटिश प्रतिनिधि के नाम पे रखा गया है और ये अरब सागर तक फैला हुआ है और पाकिस्तान के सिंध को गुजरात के कच्छ से अलग करता है। दोनों तरफ से समुद्री सीमा रेखाओं की अलग अलग व्याख्या है, इसलिए ये यहाँ पे कुछ विवादित जगह है और ये सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाले जो जोन है उनमें से एक माना जाता है। और यहाँ ये भी माना जाता है कि यहाँ पे तेल और गैस के रिसोर्स हैं जिनका हालांकि अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। द कायबुल लामजो नेशनल पार्क, द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, इज सिचुएटेड इन विच लेक। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, ये किस झील में है? रिसेंटली नागालैंड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है, उसकी स्टडी रिपोर्ट, उसने मणिपुर की जो लॉकटेक झील है इसमें जमीन के इस्तेमाल और गंभीर रूप से पानी के प्रदूषण के बीच में सीधा संबंध बताया है। अब लॉकटेक है ये
नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो अपना अनोखा तैरता बायोमास है उसके लिए जानी जाती है, जिसको मेइती भाषा है मणिपुर की, उसमें फुमदीज कहा जाता है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, रामसर साइट भी है ये, और ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है उसमें भी शामिल हो रखा है 1993 में। और केबुल लामजो नेशनल पार्क है यहाँ पे, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कई बार यहाँ से संघाई डीर का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो भूरे सींग वाला हिरण है उसका, कि ये कहां पाया जाता है, तो मणिपुर का राज्य पशु है संघाई डीर, जो गंभीर रूप से खतरे की लिस्ट में है IUCN की में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा लोकटक लेक, मणिपुर। सवाल कोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। द सवाल कोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड टू बी बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। सवाल कोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इनमें से किस नदी पर बनाने का प्रस्ताव है। अभी रिसेंटली एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की एक टॉप कमेटी ने सवाल कोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को नई एनवायरमेंटल क्लियरेंस दी है। सवाल कोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये 2017 में जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए था पेंडिंग, अब इसको क्लियरेंस मिल चुका है। और ये जम्मू कश्मीर का जो रामबन एरिया है, सवालकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक रामबन, और ये कहां पे रामबन, जम्मू कश्मीर में, वहां पे बनाने के लिए प्रस्तावित है ये। और इसमें चिनाब नदी पे बनेगा, चिनाब पे। दुलहस्ती हो या फिर सवालकोट, दुलहस्ती सेकंड और सवालकोट ये दोनों ही चेनाब। विथ रेफरेंस टू इंडियाज अंटार्कटिक प्रेजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। भारत की अंटार्कटिक मौजूदगी के बारे में कौन सा सही है। 1983 इंडिया एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट परमानेंट बेस इन अंटार्कटिका नेम्ड मैत्री। 1983 में भारत ने अंटार्कटिका में मैत्री नाम का पहला परमानेंट बेस बनाया था। सही कौन सा है। देखिए, भारत ने अंटार्कटिका में जो पहला परमानेंट बेस बनाया था वो मैत्री नहीं था, वो था दक्षिण गंगोत्री था, मैत्री नहीं था। मैत्री तो रिसर्च स्टेशन है, मैत्री और भारती, जो अभी चालू नहीं है। अंटार्कटिका में 2 रिसर्च स्टेशन थे भारत के, मैत्री और भारती, और वो दोनों ही अभी चालू नहीं है। इन 2018 इंडिया कमीशन रिसर्च स्टेशन भारती लोकेटेड बिटवीन थाला फजार्ड और क्विल्टी बे ईस्ट ऑफ स्टोन्स पेनिनसुला इन अंटार्कटिका। 2018 में भारत ने अंटार्कटिका में स्टोन्स पेनिनसुला के पूर्व में ये थाला फजार्ड और क्विल्टी खाड़ी के बीच मौजूद रिसर्च स्टेशन भारती को चालू किया। ये भारती जो है नया स्टेशन, ये 2012 में चालू किया गया था, 18 में नहीं किया गया था। और अंटार्कटिका में स्टोन्स पेनिनसुला के पूर्व में ये है, ये बात तो सही है, लेकिन 18 में नहीं 12 में शुरू किया गया था। दोनों ही सही नहीं है। अभी ये क्वेश्चन चर्चा में क्यों है। ये क्वेश्चन चर्चा में इसलिए है, वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में भारत के आने वाले रिसर्च स्टेशन मैत्री सेकंड इसको बनाने को मंजूरी दी है। और ये काम जनवरी 2029 तक ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली किसने, तो ये वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में भारत का ये अपकमिंग जो रिसर्च स्टेशन बनेगा मैत्री सेकंड, क्योंकि ये रिसर्च स्टेशन जो पहले थे भारती और मैत्री, वो 2000 ये काफी टाइम से बंद पड़े हैं, काम नहीं कर रहे हैं, अभी चालू नहीं है। तो अब ये मैत्री सेकंड को मंजूरी मिली है और 2029 तक ये मैत्री सेकंड बना लिया जाएगा पूर्वी अंटार्कटिका में। दोनों ही सही नहीं है।
पोर्ट पसनी जो हाल ही में खबरों में था, ये किस देश में है? पोर्ट पसनी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स को पोर्ट पसनी को एक कमर्शियल टर्मिनल के तौर पर डेवलप करने, ऑपरेट करने का मौका दिया है, जिससे अमेरिका पाकिस्तान को जरूरी मिनरल्स का एक्सेस मिल सके। देखिए, यूएस क्या कर रहा है, ये पाकिस्तान ने लिया है, पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया है ये पोर्ट पसनी, और अब यहां से मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करेगा अमेरिका पाकिस्तान में। और ये बलूचिस्तान का जो एरिया है उसमें है, अरब सागर के किनारे, ग्वादर डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान में, वहां पे है ये पसनी पोर्ट। अभी इससे चाइना को ऑब्जेक्शन है, जो पाकिस्तान ने ये किया है इससे। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दिस वन, पोर्ट पसनी। The मुल्ला पेरियार डैम रिसेंटली न्यूज इज बिल्ट ऑन विच रिवर? मुल्ला पेरियार डैम ये हाल ही में खबरों में था, किस नदी पे बना है? चर्चा में क्यों था? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग स्टेक होल्डर्स को नोटिस जारी करके, और ये जो मुल्ला पेरियार डैम है ये लगभग 100 साल से ज्यादा पुराना है, लगभग 130 साल पुराना है मुल्ला पेरियार डैम। इसके पुराने स्ट्रक्चर को मजबूत करने के तुरंत निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी आप इसको मजबूत कीजिए, इसका जो पुराना स्ट्रक्चर है उसको। और ये एक ग्रेविटी डैम है, मुल्ला पेरियार डैम ये ग्रेविटी डैम है, जिसको 1887 से और 1895 के बीच में बनाया गया था। केरल में है, पेरियार नदी पे है, ग्रेविटी डैम है, केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है ये। और ये इस डैम में 1886 में, उस टाइम जो त्रावणकोर के महाराजा थे उनके और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुआ था 999 साल के लीज एग्रीमेंट के तहत। तमिलनाडु द्वारा इसको ऑपरेट और मेंटेन किया जाता था। और तमिलनाडु यही वजह है कि तमिलनाडु इसका पानी जो वैगई बेसिन है, वैगई रिवर का बेसिन, उसमें डाइवर्ट करता है। तमिलनाडु लगभग 68,000 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए तमिलनाडु इसका पानी डाइवर्ट करता है। तो इसी को लेकर तमिलनाडु केरला जो डिस्प्यूट रहता है वो है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। पेरियार नदी पे है, केरल में है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ग्रेविटी डैम है। विथ रेफरेंस टू द वेस्टर्न घाट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट के बारे में है। दे आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री हिल्स एंड फॉर्म द वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ये इन्हें सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये डेक्कन का पठार है, पठार का पश्चिमी किनारा बनाते हैं। ये पश्चिमी साइड का एरिया है ये। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, और ये वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। दे एक्सटेंड फ्रॉम द तापी रिवर इन गुजरात टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। ये सही नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न घाट है ये गुजरात नहीं महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में तापी नदी से लेके और तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। गुजरात में तापी से शुरू नहीं होता है। गुजरात को मेन वेस्टर्न स्ट्रेच का हिस्सा नहीं माना जाता है, जो मेन वेस्टर्न स्ट्रेच है उसका। दे आर यंगर देन द हिमालयाज एंड वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टर्सरी पीरियड। ये तीसरा जो स्टेटमेंट है ये भी सही नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न घाट हिमालय से यंगर नहीं है, बहुत पुराने हैं हिमालय से। ये लेट जुरासिक से जो अर्ली क्रेटेशियस पीरियड है उस तक के हैं। हिमालय तो टर्सरी पीरियड के टाइम पे बना था, इसलिए घाट न तो नए हैं और ना टर्सरी ओरिजिन के हैं। तो ये सही नहीं है। वेस्टर्न घाट हिमालय से बहुत पुराने हैं। With reference to Loktak Lake, consider the following statement. It is the largest freshwater lake in Northeast India. लोकटक झील के बारे में है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये बिल्कुल सही है। इट इज फेमस फॉर इट्स हुमदीज फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ वेजिटेशन, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये स्टेटमेंट सही है। ये झील अपने फूमदी जैसे पेड़ पौधे, मिट्टी, ऑर्गेनिक चीजों को तैरते हुए आइलैंड के लिए मशहूर है। It has been listed under the Montreux Record due to ecological degradation.
ये सही है। लोकटक झील को प्रदूषण या जो अनसस्टेनेबल एक्टिविटी जैसे इकोलॉजिकल खतरों की वजह से लोकटक झील को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है और ये रामसर वेटलैंड साइट की लिस्ट में है, जो एक गंभीर इकोलॉजिकल बदलाव से गुजर रहा है, जिसे प्रायोरिटी कंजर्वेशन एक्शन की जरूरत है। ये स्टेटमेंट भी सही है, तीनों ही करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 10 डिग्री चैनल इज करेक्ट? 10 डिग्री चैनल के बारे में, इट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ये सही नहीं है। इट कनेक्ट्स द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, देखिए ये 10 डिग्री है अंडमान ग्रुप फ्रॉम निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अभी चर्चा में क्या है, मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 हुआ है, थोड़े टाइम पहले हुआ ये इंडिया मैरीटाइम वीक, ये दिसंबर नवंबर के आसपास इंडिया मैरीटाइम वीक 2025, और उसमें जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने घोषणा की थी कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत का समुद्री ग्लोबल ट्रेड और शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को बनाने में एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल निभाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हो रहा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के नाम से, इसीलिए ये चर्चा में है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है, अंडमान निकोबार आइलैंड की लोकेशन की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में भारत का जो मेन लैंड है उससे 1300 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, जो कहां से कहां तक है, 6 डिग्री 45 नॉर्थ से, और ये है 13 डिग्री नॉर्थ तक, या फिर 92 डिग्री 12 ईस्ट से और 93 डिग्री 57 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है अंडमान निकोबार आइलैंड। इसकी लोकेशन जरूर देख लीजिएगा, ये जो है हम आपको सेंड कर देंगे। ये 10 डिग्री चैनल उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है, ये ध्यान रखना है। Which of the following statements about the Andaman Nicobar Island is correct? Indira Point, India's southernmost point, is located on Little Nicobar Island. भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट लिटिल निकोबार द्वीप पर स्थित है। इनमें से पूछा है सही कौन सा है, तो ये सही नहीं है। क्योंकि इसके जो 3 बड़े सब ग्रुप्स हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। अंडमान निकोबार आइलैंड की कैपिटल सिटी है पोर्ट ब्लेयर, जो साउथ अंडमान में है। निकोबार अंडमान आइलैंड की बात करें, अंडमान है, ये 3 बड़े सब ग्रुप में बटा है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। और अंडमान और निकोबार आइलैंड की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जो साउथ अंडमान में है। अब हम बात करते हैं निकोबार आइलैंड की, तो निकोबार आइलैंड भी 3 बड़े सब ग्रुप्स में है, नदर्न ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप्स और सदर्न ग्रुप। अब ग्रेट निकोबार सदर्न ग्रुप में मौजूद है, इस ग्रुप का सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी आइलैंड है ग्रेट निकोबार। और भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार का भी जो दक्षिणी सिरा है वहां पे है। तो ये लिटिल निकोबार में नहीं है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। सैडल पीक, द हाईएस्ट पॉइंट इन द आइलैंड, इज लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार, ये भी सही नहीं है। सैडल पीक अंडमान और निकोबार आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये ग्रेट निकोबार में नहीं है। ये कहां पे है, नॉर्थ अंडमान में है सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान निकोबार आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, ये लगभग 737 मीटर, लेकिन ये ग्रेट निकोबार में नहीं है, ये नॉर्थ अंडमान में है। द बैरन एंड नारकोंडम आइलैंड नॉर्थ ऑफ पोर्ट ब्लेयर आर वोल्केनिक आइलैंड, ये बिल्कुल सही है, ये सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड झील के बारे में, इट इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट इन केरला, ये भारत की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी झील है, ये बिल्कुल सही है।
वेम्बनाड लेक ये भारत की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी झील है। ये रामसर साइट और इंटरनेशनल वेटलैंड रामसर साइट भी है। The Thannirmukom salt water barrier located in Vembanad Lake is India's largest mud regulator. वेम्बनाड झील में मौजूद थन्नीरमुकोट सॉल्ट वाटर बैरियर भारत का सबसे बड़ा मड रेगुलेटर है। ये भी सही है, वेम्बनाड पर बना हुआ है ये थन्नीरमुकोम बैराज, जिसको सॉल्ट वाटर बैरियर कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा मड रेगुलेटर है, जो कुट्टूनाड, मतलब कुट्टूनाड क्या है, समुद्र तल के नीचे खेती का इलाका। तो ये कुट्टूनाड के निचली जो धान के खेत हैं उसमें खारे पानी को घुसने से रोकता है ये, दिस वन। इसीलिए इसको सॉल्ट वाटर बैरियर कहा जाता है, थन्नीरमुकोम बैराज। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर एन इंटरनेशनल बाउंड्री विथ नेपाल? नेपाल के साथ इनमें से कौन बाउंड्री शेयर करता है? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमारी नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसके तहत नेपाल एक जरूरी पार्टनर है। 5 राज्य हैं इसमें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। हिमाचल प्रदेश नेपाल के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस तरीके का, नेपाल और भूटान का पूछ लिया जाता है ज्यादातर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर ए लैंड बाउंड्री विथ मणिपुर? मणिपुर के साथ इनमें से किस किस की का बॉर्डर लगता है? अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था मणिपुर का, इसीलिए ये चर्चा में है, क्योंकि वहां पे एक जातीय हिंसा हुई थी उसके बाद से। और अभी रिसेंटली यहाँ पे कुछ जो स्पाई एक्टिविटी या ड्रोन्स की ट्रेनिंग दे रहे थे, एक कोई जो अमेरिकन था और 4-5 यूक्रेन के भी लोग यहाँ पे एनआईए ने अरेस्ट किए हैं। कहा जा रहा है उन पे पिछले 3 महीने से वॉच था, तो इसलिए ये चर्चा में है। वो अमेरिकन ड्रोन्स की सप्लाई कर रहे थे, वहां पे लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे, और एक उसमें ऐसा पकड़ में आया है जो जहां भी जाता है वहां पे वो गृह युद्ध वगैरह करवाता है, जो सरकार बदलने का जो रहता है एक रिजीम चेंज का, तो उसकी जो बैकग्राउंड है वो तैयार करता है पहले से, ट्रेनिंग वगैरह देके लोगों को भड़का के। तो अभी वो अरेस्ट है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखिए मणिपुर से किस किस का बॉर्डर लगता है? ये है मणिपुर। अब मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और मणिपुर के ऊपर की साइड है नागालैंड। मणिपुर के ऊपर आता है यहाँ पे नागालैंड। इधर जो ये एरिया है ये म्यांमार है, ये म्यांमार का आ जाता है, यहां से म्यांमार बॉर्डर है। और फिर ऊपर नागालैंड है, और नागालैंड के ऊपर आ जाता है फिर अरुणाचल प्रदेश। अब इधर देखेंगे हम तो नागालैंड से यहां किसका लगता है बॉर्डर? फिर ये आसाम है, ये आसाम है। और मणिपुर के नीचे की साइड देखते हैं हम तो मिजोरम है, मिजोरम है जिसकी राजधानी ऐजवाल है। और फिर इधर मिजोरम के यहां पे मिलेगा आपको, जिसका बॉर्डर मणिपुर से नहीं लगता है, वो है त्रिपुरा, जो तीनों साइड से बांग्लादेश से टच है, इसका बॉर्डर त्रिपुरा का। ये मिजोरम और ये जो आसाम है इससे बॉर्डर लगता है, मणिपुर से नहीं लगता है त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा मणिपुर का बॉर्डर किससे लगता है? नीचे मिजोरम, लेफ्ट इसके एक साइड में आसाम, एक साइड में म्यांमार, ऊपर नागालैंड। तो भारतीय राज्यों में मिजोरम, नागालैंड और आसाम। नागालैंड, मिजोरम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अरुणाचल से भी इसका मणिपुर का नहीं लगता है, अरुणाचल से इसका नागालैंड से ही लगता है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 1st, 2nd और 3। और ये आप मैप भी आपके लिए ये भेज दिया जाएगा, ये सही है, मैप में दिखा देते हैं आपको। ये मणिपुर है, ये मणिपुर के ऊपर नागालैंड है, ये इधर म्यांमार का है, ये नीचे इसका मिजोरम आ जाता है, ये त्रिपुरा है जो 3 साइड से बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है, चौथी साइड आसाम से लगता है। ये जरूर मैप को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहां से पूछ लिया जाता है कई बार। आसाम के ये इधर मेघालय है, और
ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। जियोथर्मल साइट्स इन इंडिया और लोकेशन, और करेक्टली कौन सा मैच कर रहा है ये बताना है हमें। हाल ही में अभी रिसेंटली जो केंद्रीय, जिसको कहते हैं हम MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसने जियोथर्मल एनर्जी पे अपनी पहली नेशनल पॉलिसी लॉन्च की है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिसेंटली नेशनल पॉलिसी लॉन्च की है जो 2070 तक 2070 तक नेट जीरो एमिशन पाने के लिए ये काम करेगी देश भर में। अब जियोथर्मल साइट्स की बात करें तो भीमबंद कहां पे है? भीमबंद ये बिहार के मुंगेर में है, उत्तराखंड में नहीं है। भीमबंद है, ये मुंगेर जिला है बिहार में, वहां पे है। सूरजकुंड है, सूरजकुंड बिल्कुल, ये सूरजकुंड है जो सोहना हरियाणा में है। ये सूरजकुंड नहीं, सूरजकुंड और जो तंतलोई है वो इसमें है, उत्तराखंड में है। तंतलोई तो झारखंड में, सूरजकुंड है और ये तंतलोई झारखंड में है। ये सही मैच नहीं कर रहा है। सूरजकुंड है जो ये झारखंड में है, तंतलोई और सूरजकुंड। देखिए सूरजकुंड बात करें हम जियोथर्मल साइट की, तो ये झारखंड में है। अनहोनी, तो ये अनहोनी है, ये मध्य प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है जियोथर्मल साइट। इसके अलावा बकरेश्वर है, बकरेश्वर ये पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में है। पहला, तीसरा और चौथा ये सही मैच कर रहे हैं यहां पे। इसको चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। जहां तक ये सही है, सूरजकुंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है, ये झारखंड में। एक बार और चेक कर लेंगे, और कोई करेक्शन होगा तो कमेंट जरूर देख लिया कीजिए, या फिर आपको जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उन आपको तो अपडेट कर दिया जाएगा। रेड सैंड हिल्स, रेड सैंड हिल्स है एरामट्टी डिबालू, एरामट्टी डिबालू, जिसको लाल रेत की पहाड़ियां, जो पुराने जमाने के क्लाइमेट के रिकॉर्ड दिखाती है, इनमें से किस जगह पर है ये? एरामट्टी डिबालू। द रेड सैंड हिल्स शोकेसिंग पैलियोक्लाइमेटिक रिकॉर्ड्स आर लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस? चर्चा में क्यों है? पूरे भारत से 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स को, 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें टेंटेटिव लिस्ट अब बढ़ गई है, ये 69 के आसपास हो गई है। और कोई ये डेटा चेंज होगा तो अपडेट कर देंगे आपको। देखिए इसमें महाराष्ट्र का जो पंचगनी और महाबलेश्वर ये टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। कर्नाटक का जो सेंट मैरी आइलैंड है वो शामिल किया गया है। सेंट मैरी आइलैंड क्लस्टर की जो जियोलॉजिकल हेरिटेज है उसको, मेघालय एज की गुफाएं, और इसके अलावा जो ये अर्रामट्टी डिबालू है, लाल रेत की पहाड़ियां, ये विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में, इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा एक तिरुमला हिल्स है, तिरुमला हिल्स, उसको भी शामिल किया गया है इसमें, और एक वर्कला क्लिप्स है केरला का, उसको भी शामिल किया है। टोटल 7 हैं। वर्कला क्लिप्स केरला, तिरुमला हिल्स आंध्र प्रदेश, अर्रामट्टी डिबालू आंध्र प्रदेश, मेघालय एज की गुफाएं मेघालय, कर्नाटक का सेंट मैरी आइलैंड क्लस्टर, इसके अलावा महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज कोस्टलाइन एंड पोर्ट्स। भारत के कोस्टलाइन और पोर्ट्स के बारे में है।
इंडिया हैज ए कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7500 किलोमीटर इंक्लूडिंग बोथ मेनलैंड एंड आइलैंड टेरिटरीज। ये सही नहीं है, क्योंकि भारत का आइलैंड को अगर मिला लिया जाए तो 7500 नहीं है, 7500 कोस्ट लाइन है। आइलैंड को मिलाने के बाद ये हो जाता है 11000। तो ये सही नहीं है। द नंबर ऑफ मेजर पोर्ट इन इंडिया इज 13 while the rest are classified as नॉन मेजर पोर्ट अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स। ये सही है, भारत में 13 बड़े पोर्ट है जो केंद्र सरकार चलाती है। वैसे तो 200 से ज्यादा पोर्ट हैं छोटे, जिन्हें राज्य सरकार मैनेज करती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम लेंथ टू इंडियाज आइलैंड कोस्ट लाइन। ये सही नहीं है, क्योंकि आइलैंड इलाकों में अंडमान और निकोबार आइलैंड की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है। ये सही है, ये सही है। ये स्टेटमेंट सही है। अंडमान निकोबार आइलैंड कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम, इंडिया के जो आइलैंड कोस्ट लाइन है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का ही है। ये सही है। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। अभी रिसेंटली केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक एक्सपर्ट पैनल ने 2220 मेगावाट इसका ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस दी है। और ये कहां पे प्रस्तावित है? जो सुबनसिरी नदी है उसमें है प्रस्तावित है। ये तापसिंग में, तापसिंग अरुणाचल में है, चाइना बॉर्डर पे। तो भारत चाइना बॉर्डर पे ये प्रोजेक्ट बनाएगा, उसको मंजूरी दी है अभी रिसेंटली भारत ने। भारत का ये तीसरा सबसे बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट होगा, है ना, ये ध्यान रखना है थोड़ा। चाइना इसको लेके ऑब्जेक्शन कर रहा है, लेकिन इसकी क्लियरेंस मिल चुकी है अब। विच हिल्स इन द पूर्वांचल रेंज फ्रॉम द नेचुरल बाउंड्री एंड वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। पूर्वांचल की कौन सी पहाड़ियां भारत और म्यांमार के बीच नेचुरल बाउंड्री और वाटरशेड से निकलती है? देखिए, ये पटकाई और नागा हिल्स है। पटकाई बम और नागा हिल्स इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र है इंडिया में, और चिंदविंग रिवर सिस्टम है म्यांमार का, इसके बीच में ये वाटरशेड का काम करते हैं। यहां पे जो इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट शर्माटी है नागा हिल्स की। गारो, खासी, जैंतिया ये हिल्स जियोग्राफिकल नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन जियोलॉजिकली पेनिनसुलर जो पठार है उसका एक्सटेंशन है, ये हिमालय का एक्सटेंशन नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, भारत और म्यांमार के बीच में नेचुरल बाउंड्री और वाटरशेड से, तो ये पटखाई नागा, ब्रह्मपुत्र एंड चिंदविंग म्यांमार की। Which type of vegetation is found in the Himalayan region as altitude above 3000 मीटर? हिमालयन रीजन में 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर किस तरह की वेजिटेबल्स पाई जाती है? कैसा वेजिटेशन है यहाँ पे? तो हिमालय का जो पेड़ पौधों की ऊंचाई है वो, उसमें कई सारे फैक्टर होते हैं। हिमालय का पेड़ पौधा ये ऊंचाई के साथ साथ बदलता रहता है, क्योंकि तापमान में गिरावट होती है तो लैप्स रेट की वजह से। लेकिन 3000 मीटर प्लस ज्यादातर अल्पाइन पेड़ पौधे, जिनमें सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन और बर्च ये शामिल है। ज्यादा ऊंचाई है तो वहां पे सिर्फ आपको लाइकेन वगैरह ही जिंदा रह सकते हैं ज्यादा हाइट पे, और कम हाइट है तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जंगल हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं, जैसे साल, सागौन वगैरह। और ये जो 3000 मीटर की है, यहाँ पे सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च वगैरह शामिल है। तो ये अल्पाइन, ग्रासलैंड एंड कॉनिफेरस, सी इसका करेक्ट आंसर है। ये आपको भेज दिया जाएगा आपके ईमेल आईडी पे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। पैनिक क्रिएट मत कीजिएगा, एग्जाम में इतने दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं, एक एक दिन को लेके तैयारी डिसाइड कीजिए, एक एक चीजों को पढ़ते जाइए, तो वो चीजें कम होती जाएंगी। अदरवाइज सोचने में ज्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। थैंक यू वेरी मच, पॉजिटिव रहिएगा और कॉन्फिडेंट होके तैयारी कीजिए। हम सही पढ़ रहे हैं ये मान के तैयारी कीजिएगा। नमस्कार।